दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति आपको काम करवाने के बाद आपका वेतन नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, जिस काम में आपकी रुचि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है दोस्तों कि ये सब करने के बाद हमें अगर कोई जबरदस्ती करता है, तो हमें उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जो कोई व्यक्ति हमें जबरन काम करवाता है या पैसे नहीं देता है, तो उसके लिए कोई प्रावधान हमारे संविधान में है कि नहीं है? तो जी हाँ, है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति हमें काम करवाने के बाद वेतन नहीं देता है, तो हम उसके प्रति क्या कर सकते हैं? यदि हमारा मन किसी काम को करने की रुचि नहीं रखता है, उस काम को भी वो व्यक्ति जबरन करवा रहा है, तो क्या उससे हमें आज़ादी या छुटकारा मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो किसके अंदर है दोस्तों? वो है अनुच्छेद 23 के अंदर है, जो हमें संविधान पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है कि हम अपने हिसाब से करेंगे, यानी हम किसी के जबरदस्ती से नहीं करेंगे। यानी हमारा जिस कार्य को करने में मन लगेगा, हम उसी कार्य को करेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर जबरदस्ती करके कोई कार्य नहीं करवा सकता। वैसे कोई व्यक्ति के यहाँ अगर हम कोई व्यक्ति के यहाँ काम करता है, तो काम करने के बाद उसे वेतन देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम करवाने के बाद उस व्यक्ति को वेतन नहीं देता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि हमें संविधान अधिकार देता है कि अगर हम कहीं कोई कार्य करते हैं, तो उसका वेतन हमें मिलना चाहिए। अगर किसी भी कार्य करने के लिए हमारा मन नहीं है, उसमें अगर कोई व्यक्ति जबरन करता है, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे दोस्तों? हम न्यायालय के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों की जो संरक्षण है दोस्तों, वो किसके पास है? वो माननीय न्यायालय के पास है। ठीक है, तो अगर जो भी ये सब प्रावधान है, अगर इनमें हमें हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, जो हमें संविधान ने दिया है, तो हम सीधे न्यायालय के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि भैया कि ये जो हमारे मूल अधिकार है, हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही है कौन? प्रशासन। न्यायालय क्या करेगी दोस्तों? न्यायालय उस चीजों को शून्य घोषित कर देगी, जो कि हमारे मूल अधिकारों को हनन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी बारे में पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, एक एक स्टेप करके हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहा गया है दोस्तों? आइए इसकी हेडिंग पे नजर डालें। इसमें कहा गया कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। क्या दोस्तों? मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मतलब बलात्श्रम, दुर्व्यवहार अगर किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है, तो उस पर क्या है दोस्तों? प्रतिषेध लगाता है, यानी रोक लगाता है। कौन? अनुच्छेद 23 लगाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 23 के फर्स्ट पॉइंट की बात कर लें, तो उसमें क्या कहा गया है दोस्तों? आइए नजर डालते हैं। इसमें कहा गया है कि मानव का बलात्श्रम नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों? मानव का बलात्श्रम नहीं किया जाएगा। ये बलात्श्रम क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। तो बलात्श्रम का मतलब होता है दोस्तों कि बुरे उद्देश्यों के लिए, अर्थात जो भी बुरे उद्देश्य है, बुरे कार्य को करने के लिए, ठीक है, मनुष्य की खरीदारी नहीं की जाएगी। क्या दोस्तों? मनुष्य की खरीदारी, अर्थात जैसे होता है ना, ड्रग्स बेचने के लिए या कोई और गलत कार्य करने के लिए क्या करते हैं? मनुष्य को खरीदते हैं कि ये काम करना होगा, उससे जबरन करवाया जाता है। तो इस पे क्या? अनुच्छेद 23 इस पे रोक लगाता है। जैसे वेश्यावृत्ति हो गई दोस्तों, गुलामी हो गई, दास्ता हो गई, मतलब जबरन यहां से व्यक्ति को पकड़ के कहीं और ट्रांसफर करना, मतलब गुलामी करवाना उससे। ठीक है, तो ये सब चीजों पे क्या अनुच्छेद 23 रोक लगाता है, ये सब चीजें नहीं की जाएगी। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 23 में। ठीक है, उसके पहले पॉइंट को हमने देख लिया। ठीक है, आइए दूसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं दोस्तों। दूसरे पॉइंट में अनुच्छेद 23 क्या कहता है, जरा आइए इसको भी देखते हैं। ठीक है, कहा गया है कि बेगारी नहीं कराया जाएगा। क्या दोस्तों? बेगारी नहीं कराया जाएगा। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बेगारी होता क्या है। बेगारी नॉर्मली बोलचाल में तो बोल देते हैं, यार बेगारी ना कराओ, ये मत कराओ, वो मत कराओ। तो बेगारी का मतलब यहाँ पर मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूं कि बेगारी का मतलब होता क्या है और बलात्श्रम का मतलब क्या होता है, वो आप जान चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बेगारी, जो बेगारी शब्द है ना दोस्तों, इससे परिचित तो बहुत लोग होंगे, बट इसका मूल अर्थ क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको नहीं पता होगा। ठीक है, तो जिनको पता नहीं होगा उनको आज से पता हो जाएगा, और जिनको पता होगा उनका एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेगारी नहीं कराया जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति से, क्या दोस्तों? किसी व्यक्ति से काम करवाकर उस व्यक्ति को वेतन ना देना। क्या दोस्तों? बेगारी का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति से काम करवा करके उसको वेतन या उसकी मजदूरी ना देना, वही क्या कहलाता है दोस्तों? बेगारी कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मान लीजिए आप मजदूर हैं, आप किसी मालिक के यहाँ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ इसलिए समझा रहा हूं कि बोलचाल की भाषा में, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कहीं मालिक के यहाँ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आपने उस मालिक का कार्य को संपन्न कर दिया, यानी पूर्णतः आप उस काम को कर दिए। अब उसके बदले में
चाहिए कि मालिक आपको वेतन दे, बट वो मालिक आपसे कार्य करवाने के बाद जब आप उससे वेतन मांगने जाते हैं वो वेतन नहीं देता है। ठीक है, आप वो वेतन ना देने के लिए क्या करता है, जबरदस्ती करता है। तो वही कहा गया है दोस्तों कि बेगारी का मतलब वही होता है कि किसी मालिक के यहाँ कार्य जो व्यक्ति करता है उसके कार्य करने के बदले उसको वेतन ना देना, वही बेगारी कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जो भाई बहन पहले नहीं जानते होंगे वो आज से समझ गए होंगे कि बेगारी का अर्थ होता क्या है। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, आइए इस तरफ से देखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दोस्तों बलात् श्रम नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों, बलात् श्रम यानी बलात् श्रम जो है वो नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चे, ये क्या दोस्तों, बच्चे व्यक्ति, बच्चे हो या व्यक्ति के इच्छा के अनुसार, मतलब इच्छा ना होते हुए, ठीक है, इच्छा ना होते हुए उनसे जबरन काम नहीं करवाया जाएगा या जबरन कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 टर्म मैंने आपको बताया। क्या दोस्तों, एक होगा बलात् श्रम, सॉरी एक होगा मानव का बलात् होगा, एक होगा बेगारी होगा, तीसरा होगा क्या दोस्तों, बलात् श्रम होगा। ठीक है, ये 3 टर्म अपने आप में एक बहुत बड़े सेंटेंस है, ये डायरेक्ट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको नहीं पता था वो आज से जान जाए इसका अर्थ होता क्या है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों अनुच्छेद 23 से। ठीक है, अनुच्छेद 23 के ऊपर से पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है, पूछा है कई बार, बट अब जो है ट्रेंड वो चेंज हो गया दोस्तों। अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो कंपटीशन को छाटने के लिए, कंपटीशन को हल्का करने के लिए उसके अंदर से घुस के सवाल पूछता है। जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि आगे भी अगर एग्जामिनर अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, और ये चीजें आपके जुबान पर रटा होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। मानव बलात् का मतलब होता है, मानव बलात् श्रम नहीं करेगा, मतलब होता है कि बुरे उद्देश्यों के लिए मनुष्य की खरीदारी नहीं की जाएगी, जैसे वेश्यावृत्ति, गुलामी, दास्ता। ठीक है, आइए दूसरे पे चलते हैं। बेगारी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम कहीं व्यक्ति के यहाँ हम किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं, अगर मालिक हमको काम करने के बदले में अगर पैसे नहीं देता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बेगारी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बलात् श्रम नहीं किया जाएगा, अर्थात चाहे व्यक्ति हो चाहे बच्चा हो, अगर उसे किसी कार्य को करने में उसकी इच्छा नहीं है तो आप उससे जबरन नहीं करवा सकते हैं। ये रोक लगाता क्या, अनुच्छेद 23। मतलब ये कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। ये 1 2 3 जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेंटेंस और अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अपने आप में ये भारतीय राष्ट्र के लिए क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है तो आप सीधे न्यायालय के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण माननीय न्यायालय के पास है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 24 की तरफ। तो आइए अनुच्छेद 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं 24 में क्या कहा गया है। आई थिंक 24 भी अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में आपको देखने को मिल जाएगा, आप पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं, और आगे भी आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसलिए बस अनुच्छेद 24 में मात्र 2 पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ये आपके जुबान पे होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितने अनुच्छेद मैंने पढ़ाए हैं सब अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, किसी आप अनुच्छेद को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 24 में पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किसी भी खतरनाक कारखाने में, क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किसी भी खतरनाक कारखाने में कार्य नहीं करवाया जाएगा। क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष का बच्चा अगर कोई होता है या कोई है तो उसे कोई भी खतरनाक कारखाने में उसको कार्य नहीं करवाया जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि कुछ घरों की ऐसी मजबूरियां होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मजबूरी में अपने बच्चे को क्या, जो 6 से 14 वर्ष के अंडर में है, ठीक है, तो उस बच्चे को क्या करते हैं, कहीं भी काम करने के लिए भेज देते हैं, चाहे कोई नॉर्मल जगह हो चाहे कोई खतरनाक जगह, जो कि एक अपराध है। संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में कार्य नहीं करवाएं आप। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इसी पर रोक लगाने के लिए, किस पे दोस्तों, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो कारखाने में, जो खतरनाक कारखाने में भेजे जाते हैं, कार्य करवाए जाते हैं उनसे, उसी पर रोक लगाने के लिए हमारे संविधान में एक अधिनियम लाया गया। क्या दोस्तों, कौन सा अधिनियम लाया गया था, आइए देखते हैं दोस्तों। अधिनियम लाया गया था बाल श्रम अधिनियम। क्या दोस्तों, बाल श्रम अधिनियम 1986 को लाया गया। क्या दोस्तों, बाल श्रम अधिनियम 1986 को लाया गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो कारखाने में
जो खतरनाक कारखाने में कार्य जबरन करवाया जाता है या उनको भेजा जाता है कार्य करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए कौन से अधिनियम को लाया गया था दोस्तों? तो वो अधिनियम था कौन? बाल श्रम अधिनियम 1986 को लाया गया था। क्या दोस्तों? बाल श्रम अधिनियम 1986 को, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका दंड, उसको मतलब दंड का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। क्या दोस्तों? उसको दंड भी दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है। अगर संविधान के मना करने के बावजूद अगर उस अधिनियम यानी 1986 अधिनियम जो लाया गया था, अगर इसका उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23, आई थिंक मैंने जितना पढ़ा है दोस्तों वो चीजें आपके दिमाग में बस जानी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में पढ़ा रहा हूं और एक एक स्टेप आपको पढ़ाने की और समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आगे एग्जाम में कोई यहां से प्रश्न बनता है तो आप प्लीज उसे करने में सक्षम रहेंगे। और मैं 110% बताता हूं दोस्तों, आगामी परीक्षा चाहे पीसीएस की हो चाहे वनडे की हो, एग्जाम में क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसी के अंदर से आएगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। कोई एग्जाम अगर होता है दोस्तों, XYZ कोई एग्जाम हो, उसमें अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा होता है मूल अधिकार से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और मैंने अभी तक जितना पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वो चीज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर कोई एग्जाम आता है और उसमें पॉलिटी का टॉपिक होगा और पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। अभी तो मैंने केवल तीसरा चैप्टर अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी तो आधी पॉलिटी ही बाकी है। सोचिए, जब मैं इन 3 चैप्टर पे इतना दावा कर सकता हूं, तो अभी जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उस पे मेरा कितना दावा रहेगा। बस आपको एक बार, मात्र एक बार दोस्तों, एक बार यकीन करके इस वीडियो को, इस सीरीज को पूरा देखना है। और आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब अंधों की तरह आप मतलब फॉलो करिए, नहीं दोस्तों, जब तक किसी पर ट्रस्ट ना बने तब तक आप फॉलो ना करिए। चाहे मैं हूं, चाहे कोई बड़ा टीचर हो, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर हो। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने से एनालाइज करिए कि उस क्लास को देखिए, उस क्लास में जो पढ़ाया गया क्या उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपके क्वेश्चन उसमें फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। अगर फंस रहे हैं तो ठीक है, नहीं फंस रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो आपके सिलेबस या आपके क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, तो आपके लिए वो बेनिफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, मगर मैं जहां तक आपसे उम्मीद दिलाता हूं दोस्तों कि मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं, जितना मैंने आपको करवाया अभी तक, उसमें से आप PYQ देख सकते हैं, चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे PCS का एग्जाम हो, आप उसमें देख करके खुद एनालाइज करिए कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो सही है या गलत है। मगर कुछ लोग होते हैं जो डिजिटल बोर्ड के पीछे भागते हैं दोस्तों, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मगर कंटेंट में कोई कमी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर भगवान चाहेंगे या आप लोगों की दुआ रहेगी तो मैं बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड पर भी, जैसा मैं इस बोर्ड पर कंटिन्यू स्ट्रगल के साथ एकदम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, वैसे जब डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा तो उसमें भी आपको इतनी ही बढ़िया कंटेंट आपको दिया जाएगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि भविष्य में अगर मैं कभी उस लायक बनता हूं तो एक पैसे नहीं लूंगा, ना ही मेरा कोई कोर्स रहेगा, ना ही कोई पेड कोर्स रहेगा। जो भी मैं कराऊंगा आपके लिए, जो भी कोर्स, जो भी मतलब मैं यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस पढ़ेंगे सब फ्री में रहेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट अगर हमारे ऊपर बना रहे दोस्तों, तो हम ये चीजें करने में बहुत जल्दी कामयाब होंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैंने जितनी भी सारी चीजें कही आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप लोग वीडियो को देखिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों। अगर कहीं कमी लगती है कि हाँ, गलती तो सभी से होती है दोस्तों, अगर आपको भी कहीं लगती है कि मेरी गलती है तो आप कमेंट में बोलिए, मैं उसको सुधारने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मेरा मतलब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में विद्वान नहीं होता, धीरे धीरे सीखता है, चाहे कोई विद्वान हो। कहीं ना कहीं कोई गलती कहीं ना कहीं सभी से हो जाती है। तो आप लोगों अगर आप लोगों को लगता है कहीं गलती हुई है तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लास।